नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 14 से 18 फरवरी को होने वाला है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो सीरीज चलाई जा रही है उसका ये छठा लेक्चर है। तो इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं जितना मैं करवाऊँगा तो जनरल नॉलेज और साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर ले जाएंगे। और देखिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा कुछ समय के बाद आपको, और इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए ताकि आप उसको लगातार जो है रिवाइज कर सकें और एग्ज़ाम में जो है कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि मोर और लेस मेरा मानना है कि जो भी जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस को अटैम्प्ट बढ़िया से करके ले जाएगा उसका सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग डियरनेस अलाउंसेस, जिसको शॉर्ट में डीए बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं कि बढ़ गया है डीए। तो अभी जो है 31% फिलहाल में हो गया, पहले जो है 11% बढ़ा था 17 से तो 28 हो चुका था, फिर 3% बढ़ा तो 31% हो चुका है डियरनेस अलाउंसेस। तो इतना आपको पता होना चाहिए, करंट का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो वो पूछा जा रहा है कि जो कैलकुलेट करते हैं डियरनेस अलाउंसेस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फॉर द इंक्रीज इन प्राइसेस इन इंडिया, तो कौन से यहाँ पर किया जाता है काउंट। तो देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए होता है उसी जो है उसको ही काउंट करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसको CPI-IW बोलते हैं। तो इसका भी फुल फॉर्म कई बार मैंने देखा है कि पूछ लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर। अब देखिए क्वेश्चन है कि विनय एंड द सुत पिटका आर द कंपाइलेशंस ऑफ हुज टीचिंग, यानी कि किन के टीचिंग जो है वो कंपाइलेशंस है विनय एंड द सूत पिटका। तो देखिए गौतम बुद्ध इसका करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए त्रिपिटका, जिसको थ्री बास्केट बोलते हैं, ट्रेडिशनल टर्म यूज फॉर द वेरियस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर होते हैं उसमें तीन जो है पिटका है, त्रिपिटका, उसको तीन बास्केट बोला जाता है और एक पाली कैनन भी बोला जाता है इन इंग्लिश। तो पाली भाषा में ये सब जो है लिखा गया था। और तीन पिटका जो है पूछा जाता है तो कौन कौन सा है, तो देखिए सूत पिटक, तो देखिए सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो तीन पिटक का नाम आपको ध्यान रखना है और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसमें कि महात्मा बुद्ध के टीचिंग को कंपाइल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विद द। तो देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं, तो ये दो टॉपिक आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए बोधिसत्व जो है एसोसिएटेड है महायान बुद्धिज्म। तो देखिए जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म, जो यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो ये जब हुआ था उसके बाद बौद्ध धर्म जो है दो पार्ट में जो है डिवाइड हो चुका था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, तो जो बोधिसत्व रिलेटेड है वो महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। अब देखिए काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन कितने बार बने हैं इसका कोई जो है गिनती नहीं है। तो देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अजात शत्रु के समय में, राजा थे, राजगीर में हुआ था, जो बिहार के राजगीर है वहीं पर ये हुआ था। और उसके चेयरमैन थे महाकश्यप, तो महाकश्यप चेयरमैन थे। और देखिए जब बुद्ध भगवान का डेथ हुआ था, जब उनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में BC में, तभी जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, तो कालाशोक के समय में वैशाली में। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर राजगीर से चलते हैं तो राजगीर के बाद जो है यहाँ पर आपको वैशाली ध्यान रखना है, फिर जो है आपको पाटलिपुत्र, और फिर लास्ट में चला गया नॉर्थ में एकदम कुंडलवन कश्मीर में। तो सेकंड जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कालाशोक के समय में वैशाली में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सवा लक्ष्मी के बारे में आपको ध्यान रखना है, सवा कामी जो है चेयरमैन थे। और यहाँ पर 383 BC में हुआ था, 383 BC में हुआ था, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थे वो अशोक के समय में हुआ था। तो ध्यान रखना है कि अशोक के समय में हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और मोगली पुत्र जो है चेयरमैन थे और 250 BC में हुआ था।
और देखिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के समय में हुआ था कुंडलवन कसीर में, और वासुमित्र इसके चेयरमैन थे। तो 72 एडी में हुआ था, 72 एडी में हुआ था या ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि हुज रेन सॉ द लार्जेस्ट एक्सटेंशंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो देखिए पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विकास किस शासक के समय में हुआ था। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन मोहम्मद पढ़ा लिखा जो है बेवकूफ़ बोला जाता था। क्यों? क्योंकि जो है सनक भरी योजनाएं लेता था, क्रूर कृत्य करता था और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसको रक्त पिपासु भी बोला गया है और पढ़ा लिखा बेवकूफ़ भी बोला गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा था। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक तो ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड है। अब देखिए तुगलक डायनेस्टी, इसको ध्यान रखना है दोस्तों, तुगलक डायनेस्टी से। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया और उसका नाम फिर दौलताबाद कर दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किस शासक ने जो है शिफ्ट किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए क्वेश्चन है, सॉरी इसमें फैक्ट मैं बता देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत के देखिए जो क्रमबद्ध, इससे देखिए टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड कितना से कितना है, तो उस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा ट्रिक है, देखिए गुलाब का फूल है, सब लोग वाकिफ होंगे इससे। तो देखिए गुलाब खिले तो सांस लो, जब गुलाब खिले तभी सांस लो वरना नहीं लो। तो ये सिंपल सा ट्रिक याद रख सकते हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो। तो देखिए गुलाब से हो गया गुलाम वंश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, और 1206 से लेके 1290 तक था। उसका देखिए खिले से हो गया खिलजी वंश। तो देखिए 1290 के बाद फिर 1320 तक चला। उसके बाद तो से हो गया तुगलक वंश, जो कि 1320 से चला 1398 तक, फिर बीच में कुछ गैप था। उसके बाद सांस से हो गया सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक था। उसके बाद 1451 से लेकर 1526 तक लोधी डायनेस्टी, और फिर 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर फिर मुगल वंश की जो है स्थापना हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1206 से देखिए 1290 तक स्लेव डायनेस्टी, 1290 से 1320 तक खिलजी डायनेस्टी, 1390 से लेकर 1398 तक तुगलक, फिर 1414 से 1451 तक सैयद, और फिर 1451 से 1526 लोधी डायनेस्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड। तो देखिए कोलाइड का इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? तो देखिए कोलाइड कैन नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो देखिए यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोलाइड जो है स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। उसका देखिए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि कोलाइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो दे डू नॉट सेटल डाउन, तो देखिए दोस्तों ये सेटल डाउन हो जाते हैं जब इसको डिस्टर्ब करना जो है बंद कर देते हैं। तो देखिए यहाँ इस जो है स्टेटमेंट को फिर से देखिए कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो बिल्कुल सही है, सेटल डाउन नहीं होते हैं। उसका ड्यू टू अ स्मॉल साइज इंडिविजुअल पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट ही सही है। देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म पूछे जाते हैं कि सस्पेंशन, जिसको हिंदी में निलंबन बोलते हैं, और एक कोलाइड। इन दोनों में जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कोलाइड के बारे में ही जानते हैं। तो इसमें देखिए जो कण का आकार होता है वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन में 10⁻⁻3 से लेकर 10⁻�7 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। यानी कि निलंबन में का जो कण का आकार होता है वो बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू कोलाइड में। तो देखिए इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। तो एक स्टेटमेंट ये भी था कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता ली जा सकती है। और इसके कण छन्ना पत्र के आर पार जा सकते हैं, लेकिन चरम पत्र से नहीं। तो देखिए इतने जो है सूक्ष्म कण हैं, तो छन्ना पत्र के आर पार जा सकते हैं, लेकिन चरम पत्र से नहीं जा सकते हैं। और इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत ही कम प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन जरूर
ध्यान रखिएगा, इससे पूछे जाते हैं कि दूध गोंद रक्त स्याही, दूध गोंद रक्त स्याही इसका किसका एग्जाम्पल है, तो कोलाइड का है। उसका देखिए सस्पेंशन में जैसा कि मैंने बताया कि परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है, जबकि कोलाइड का 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। और इन्हें देखिए आंखों से देखा जा सकता है, निलंबन के कण को आंखों से देखा जा सकता है और छन्ना पत्र के आर पार नहीं जा सकते हैं क्योंकि कण बड़े होते हैं और ये अस्थायी होते हैं और इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और इसमें देखिए बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती थी कोलाइड में। तो इसके एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कि निलंबन का एग्जाम्पल क्या है, तो नदी का गंदा पानी, नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि बाई यू कॉइन हैज़ इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंडियन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग होलसेल ट्रेडिंग। तो देखिए होलसेल ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के करने के लिए जो है बाई यू कॉइन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए बाई यू कॉइन का जो है यहाँ पर पेरेंट कंपनी है आई ब्लॉक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, आई ब्लॉक प्राइवेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बाई यू कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है और इसको फॉर्मेशन किया गया था आई ब्लॉक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 2017 में। फाउंडर थे देवेश अग्रवाल, शिवम थकराल और अतुल्य भट्ट। तो एक क्रिप्टो करेंसी का होलसेल ट्रेडिंग करने के लिए बनाया गया है बाई यू कॉइन। अब देखिए विच डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा हैज़ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में है और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए मैप आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपको हरियाणा का मैप है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं। ये आपको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो पावर प्लांट है उसका नाम क्या है, तो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखिए कन्फ्यूज मत करिएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। तो देखिए गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में GHAVP बोलते हैं। और प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि 560 हेक्टेयर में है और एक गोरखपुर विलेज है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, उसी के नाम पे रखा गया है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट या गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना। और ये 2800 मेगावाट का ये परियोजना है जैसा कि प्रपोज्ड है। और इसमें जो है वैकेंसीज भी जो निकली थी कुछ समय पहले। तो देखिए 13 जनवरी 2014 को इसको जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अभी बन रहा है यहाँ पर 700 यानी कि 2 × 700 का अभी मेगावाट का बन रहा है और उसके बाद फिर अंडर कंस्ट्रक्शंस है अभी 2 × 700 का। तो देखिए 1400 2800 मेगावाट का ये आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी बन रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि नेम the type of the nutrition in that the organism takes in nutrient in the solution form from the dead and the decaying matter। तो देखिए इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण इसको बोलते हैं। तो देखिए मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड द डिकेइंग मैटर। तो इस तरह के आपने देखा होगा कि ये आपको फंगी, ईस्ट, मशरूम ये सब जो है उग जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यही जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर ऑफ एब्रीविएशंस एंड इट्स फुल फॉर्म। तो देखिए फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के खास करके। तो NTPC और ग्रुप डी में कंप्यूटर के भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए DBMS, तो DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल सही है। तो URL का यहाँ पर गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनकरेक्ट पेयर पूछा गया है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और RAM का होता है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और फैक्स जो है शॉर्ट फॉर्म है फैक्सिमाइल का। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन रीनेम्ड एज द दीनदयाल पोर्ट। तो देखिए दीनदयाल पोर्ट जो है रीनेम किया गया है कौन सा पोर्ट को, तो कांडला पोर्ट को। तो कांडला पोर्ट का नाम जो है दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है और ये आपको गुजरात में है। तो अभी 12 देखिए मेजर पोर्ट है जिसका आपको मैप और नाम लिखा गया है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए भारत का मैप है यहाँ पर कांडला, उसका देखिए बदीनार गुजरात में ही है, उसका देखिए मुंबई, फिर नावा साहिबा जिसको JNPT बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम पे, उसके देखिए मारमगांव, उसके बाद मंगलोर, कोच्चिन, देखिए टूटीकोरिन, फिर इन्नौर और चेन्नई, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको हल्दिया भी है आपको और कोलकाता। तो ये आपको इतना जो है आपको पोर्ट है। तो 12 मेजर पोर्ट है जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है दीनदयाल पोर्ट जो कि कांडला में है। तो देखिए यही जो है कांडला जो पोर्ट था उसी का नाम दीनदयाल पोर्ट जो है रखा गया है। उसके देखिए पारादीप पोर्ट जो है
कहाँ पर है तो उड़ीसा में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है तो मुंबई में है। उसका देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पर है तो विजाग में है, आंध्र प्रदेश में। मुंबई पोर्ट मुंबई में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कोलकाता पोर्ट का नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। उसके बाद देखिए चेन्नई पोर्ट। उसके बाद मंगलुरु पोर्ट मंगलुरु कर्नाटक में। चिदम्बरम पोर्ट तूतीकोड़ी में। कोचीन पोर्ट कोची में। उसके देखिए करमजार पोर्ट ट्रस्ट इंदौर में, जो इंदौर का पोर्ट है उसको करमजार पोर्ट है। और मारमगांव जो है गोवा में है। तो इतना जो है आपको ध्यान रखना है, और ये आपको ट्रस्ट के द्वारा जो है चलाया जाता है और इसी के नाम पे जो है पोर्ट का नाम रखा गया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट मैच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स हेडक्वार्टर। तो देखिए इससे तो क्वेश्चन जरूर बनते हैं हेडक्वार्टर से और ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखिए इसमें करेक्ट मैच जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए GATT गैट इसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में बिल्कुल सही है। अब देखिए सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में बताता हूँ और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली जो है बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब देखिए आपने अगर ऑप्शन देखा होगा ESRO तो आपने समझ लिया होगा कि ये इसरो लिखा होगा, गलती से लिखा होगा। जी नहीं, गलती से नहीं लिखे हैं, जबकि इसरो है। तो जिस तरह से अपना भारत का इसरो है ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से यूरोपियन जो कंट्री है जिसमें 27 मेंबर है उसका जो है 10 जो यूरोपियन स्टेट मिलकर यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, जिसका जो है हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है और 1964 में इसको बनाया गया था। उसका देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बहुत ही चर्चा में रहा है ड्यू टू कोविड-19, तो ध्यान रखिएगा WHO जिसका जो है फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। तो 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं, इसको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड जो है टेड्रोस अधानोम है, डायरेक्टर जनरल, जो कि कहाँ के हैं तो इथियोपिया के हैं। ये आपको ध्यान रखना है, टेड्रोस अधानोम इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए इंटरपोल, तो देखिए इंटरपोल को यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसको बुलाया जाता है, और इसको कॉमनली जो है इंटरपोल बोल दिया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। तो लियोन फ्रांस में है, जबकि ESRO का पेरिस फ्रांस में है और लियोन फ्रांस में इंटरपोल का है। और इसके देखिए फाउंडर थे जॉन्स स्कॉबर, और 7 सितंबर 1923 को ही बना था। और इसका बना था यहाँ पर आपको वियना ऑस्ट्रिया में, जबकि हेडक्वार्टर है इसका लियोन फ्रांस में। उसके बाद देखिए GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो गैट ये बना था, साइन हुआ था 30 अक्टूबर 1948 को, तो इसको भूल जाइए। और इसका जो है एप्लीकेशन 1 जनवरी 1948 को बना था, ये ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर था GATT का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसी को रिप्लेस करके GATT को रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको शॉर्ट में बोलते हैं WTO। तो WTO को बनाया गया 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को भारत उसी समय से इसका मेंबर है, क्योंकि गैट का मेंबर था भारत, तो भारत जो है WTO का मेंबर 1 जनवरी 1995 से ही है। और इसका जो है हेडक्वार्टर भी वहीं पर रख दिया गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए पिछले जो है करीब 1 सालों से जब से इन्होंने ऑफिस एज्यूम किया है 1 मार्च 2021 से, कितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर से पूछे जाएंगे, क्योंकि रॉबर्टे अजाबेडो जो है पूछे गए थे NTPC CBT 1 में, तो इससे भी क्वेश्चन। तो देखिए नोगजी ओकोंजो इवेला, तो थोड़ा सा नाम अटपटा है, नोगोजी ओकोंजो इवेला, ये आपको नाइजीरिया के इकोनॉमिस्ट हैं, नाइजीरियन अमेरिकन, तो नाइजीरिया के बेसिकली हैं। और ये फोटो मैंने लगा दिया है, तो इनको एकदम ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनने वाले हैं, दोनों एग्जाम में से या दोनों में से किसी एक पे जरूर बनेगा। और ये कहाँ के हैं तो नाइजीरिया के हैं, नोगोजी ओकोंजो इवेला। और ये अभी WTO के डायरेक्टर जनरल हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? नोगोजी ओकोंजो इवेला, जो कि नाइजीरिया के हैं। ध्यान रखिएगा 1 मार्च 2021 को इन्होंने ऑफिस एज्यूम किया है, किनको जो है रिप्लेस करके, तो रॉबर्टो अजाबेडो को। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो देखिए खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स में से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए वीट जो है यानी गेहूं एक रबी क्रॉप है, ना कि एक खरीफ क्रॉप, जबकि ज्वार, बाजरा और पैडी ये आपको खरीफ क्रॉप है। अब देखिए दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो देखिए रबी क्रॉप अक्टूबर
से दिसंबर तक में जो है इसको विंटर सीजन में बोया जाता है, जबकि काटा जाता है अप्रैल से लेके जून तक में। रबी क्रॉप का अभी सीजन चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, वीट, बार्ले, ग्राम, पीस। और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रिसिपिटेशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द रबी क्रॉप। तो इसको और ग्रीन रिवोल्यूशंस को जो है बेसिकली गेहूं और चावल ने ही हेल्प किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए खरीफ क्रॉप। तो देखिए अगर रबी से ही स्टार्ट करते हैं तो रबी के बाद फिर कुछ देखिए गैप जो है लिया जाता है और उसमें जो है जायद क्रॉप्स जो है उगाई जाती है। तो देखिए इट इज़ अ शॉर्ट सीजन क्रॉप बिटवीन रबी एंड द खरीफ सीजन। अगर रबी देखिए जून में कट गया तो ये देखिए सितंबर में जो है खरीफ क्रॉप जो है बोया जाता है। तो जब मानसून आती है तो यहाँ पर जून में जो है बोई जाती है और हार्वेस्ट की जाती है सितंबर से अक्टूबर में। जब सितंबर अक्टूबर में इसका हार्वेस्ट किया जाता है उसके बाद जो है यहाँ पर इसके खरीफ क्रॉप बोई जाती है। तो इन दोनों के बीच में कुछ शॉर्ट ड्यूरेशंस बच जाते हैं, तो उसके बीच में जायद क्रॉप्स रोपते हैं, जैसे कि देखिए वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स। और शुगर केन के बारे में अगर पूछा जाए तो एक एनुअल क्रॉप है शुगर केन। और इसमें खरीफ क्रॉप में अगर हम बात करते हैं तो पैडी, मैज, ज्वार, बाजरा, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, जूट, ये सब जो है कॉटन, ये सब क्या है तो खरीफ क्रॉप में है। और पैडी का इंपॉर्टेंट जो है क्रॉप है पंजाब और हरियाणा का, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ये 3 राज्य है जिसमें 3 जो है धान की वैरायटी उगाए जाते हैं एक साल में, और उसका नाम है औस, अमन और बोरो। औस, अमन और बोरो। देखिए क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना विच वाज लॉन्च्ड ऑन द 5 मार्च 2019, यानी कि 5 मार्च 2019 को लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका एम क्या था? तो देखिए एम था कि बेनिफिट किया जाए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर को, यानी कि जो असंगठित जो सेक्टर में काम करने वाले लोग होते हैं उनको बेनिफिट करने के लिए ही 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च किया गया। कहाँ से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अहमदाबाद, गुजरात से इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसमें जो है इसके अवेल करने के क्या क्या शर्तें हैं, नियम है और बेनिफिट किनको मिलेगा, आइए चलते उनको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक सोशल वेलफेयर स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया है सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है 2019 में, फॉर द पुअर लेबरर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित मजदूर को, और 40 तक की उम्र यानी कि 18 से 40 साल तक के जो है इसमें एज होनी चाहिए, इससे न कम इससे न ज़्यादा। और देखिए एक वॉलंटरी एंड द कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 3000 रुपये पर मंथ जो है मिलेंगे जब 60 साल हो जाएगी तब। अब देखिए बाई चांस सब्सक्राइबर जो है की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो स्पाउस हैं या फिर बेनिफिशियरी हैं उनको 50% जो है मिलेगा एज ए फैमिली पेंशन के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। और 3000 देखिए मंथली पेंशन मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखना है जब 60 साल हो जाएंगे तब। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सबसे पहले वर्कर होना चाहिए, एज होना चाहिए 18 से 40 और मंथली इनकम 15,000 या फिर इससे कम होना चाहिए। और देखिए वो नहीं होना चाहिए तो इंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसमें कि EPFO, NPS और ESIC का बेनिफिट ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इनकम टैक्स भी पे नहीं कर रही हो। और आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट, जन धन अकाउंट नंबर और विथ IFSC होना चाहिए। तो ये पूरी मैंने जो है डिटेल में बता दी है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ETC फॉर द मलिशियस रीजन इंटरनेट, तो इसको फिशिंग बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी है फिशिंग। तो इसमें क्या होगा कि आपका कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, यूजर नेम, क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह जो है ये मलिशियस रीजन के लिए जो है ये चुरा लेते हैं, तो फिशिंग बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, तो देखिए जो न्यूट्रिएंट जो इनरिच कर जाते हैं लेक में नेचुरल के तरीके से, तो उसको यूट्रोफिकेशंस बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा यूट्रोफिकेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए टोटल जो है 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी तरह से एक सीरीज जो है चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिएगा क्योंकि इस वीडियो में एफर्ट बहुत ही डाला गया है और
वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।